अब इससे पहले हम लोग मुगल का पूरा देख चुके हैं, इसका शासन व्यवस्था देखेंगे तो पूरी तरह से क्या होगा, मुगल कालीन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आइए, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, विजारत कहा जाता था। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफी क्या था, महत्वपूर्ण था। वजीर पद जो है किसके टाइम में महत्वपूर्ण था, बाबर के टाइम में। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। सम्राट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा वकील, किसको, शासन उसन कार्य को संचालन करने के लिए, जिनके कर्तव्य को अकबर जो है 4 भाग में बांटा था। अकबर यानी कि वकील का काम को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, लोड कम करने के लिए 4 भागों में दीवान, मीर बख्शी, सद्र और मीर समन में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद में, एक यानी कि वकील का पद को बांटा था 4 भाग में अकबर। उसी में औरंगजेब के टाइम में जो था असद खान था, जो कि 31 वर्ष तक दीवान का पद पे रहा था। ठीक है, दीवान उसी में 4 पदों में से एक था दीवान। मीर बख्शी द्वारा जो है सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही क्या था, सेना को हर माह वेतन मिलता था। यानी कि जब तक मीर बख्शी किसी का थी वेतन पे सिग्नेचर नहीं करता तब तक सेना को वेतन नहीं मिलता, जिसको हम लोग बोलते थे सरखत। जैसे वेतन का पे स्लिप आता है ना, तो उसका नाम ये था सरखत। और उस पे सिग्नेचर कौन करता था, मीर बख्शी करता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब वो जो था ना सद्र था ना एक पद, जब न्याय से संबंधित काम करता था उसको काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि को मदद ए मास के निरीक्षण मतलब सद्र करता था। लगानहीन भूमि कौन सा होगा उसका निरीक्षण कौन करता था, सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समाक होता था, यानी घरेलू काम जो भी होता था उसको कौन करता था, तो मीर समाक करता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा एवं डाक चौकी कहलाता है। यानी सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते हैं, दरोगा डाक चौकी कहा जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब का था। मतलब शरीयत के मतलब नियम के विरुद्ध जो कार्य करेगा और उसके बाद दुष्चरित्रता से बचाने के लिए उसको कौन काम हो, मुहतसिब नामक एक अधिकारी होता था, मतलब गलत काम करने से रोकने के लिए। अभी पढ़े भी थे क्या मुहतसिब का, नहीं आगे था मुहतसिब तो वही था ना उसका लोकाचरण अधिकारी, प्रशासन की दृष्टि। मुहतसिब तो जस्ट अभी तो अथी किए थे ना हम लोग। उसके बाद प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल का जो था जिला या दस्तूर एवं दस्तूर ग्राम में बटे हुए थे। मतलब सबसे बड़ा इकाई क्या हो गया, सूबा बटा हुआ था सरकार में, और सरकार बटा हुआ था परगना या उसी को बोलते थे महल। अब फिर महल या परगना बटा हुआ था जिला या दस्तूर। जिला का नाम दस्तूर भी हो गया, और उसके बाद परगना का नाम महल भी हो गया, महल। और उसके बाद सूबा हो गया, सरकार में बटा हुआ था। सरकार हो गया किसमें, परगना या महल, और फिर महल हो जाएगा जिला या दस्तूर में, और दस्तूर बटा हुआ था ग्राम। मतलब सबसे बड़ा इकाई हो गया सूबा या प्रांत, उसी को बोलते हैं। सबसे छोटा हो गया ग्राम। अभी तक जितना पढ़ के आए हैं सबसे छोटी इकाई क्या था, ग्राम में था। ग्राम में हो गया क्या, इकाई छोटी बस्ती में था, यानी कि जिसे महदा या दी कहते थे। यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहाँ पे, ग्राम में जो शासन यानी कि प्रशासन चलाता था, उस व्यक्ति का नाम था क्या, मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां आता था जिसको हम लोग बोलते थे नागला। यानी कि ग्राम को ही मावदा या थी कहा जाता था। नहीं, उसमें देखिए मावदा हो गया वहाँ पे जो काम करता था, यानी प्रशासन जो चलाने वाला अधिकारी को हम लोग बोलेंगे मावदा या दी। लेकिन किसके अंतर्गत, तो नागला। अरे वही आगे बढ़िए सूबेदार। इसमें हो गया क्या, मुगल का, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसका कार्य। ठीक है, तो जैसे पद है सूबेदार हो गया क्या, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांतों में सूबेदार का क्या कार्य, प्रांतों में शांति स्थापित। दीवान हो जाएगा प्रांत राजस्व का प्रधान। उसके बाद बख्शी हो जाएगा प्रांत सैन्य प्रधान। बख्शी किसका काम करता था, प्रांत सैन्य। फौजदार हो गया जिले के प्रधान, फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल हो जाएगा नगर प्रधान। सिकदार था परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल हो जाएगा ग्राम के कृषकों के प्रत्येक संबंध बनाना
एवं लगान निर्धारित करना, मतलब ग्राम आमिल हो गया क्या, ग्राम स्तर पे जो टैक्स उक्स लगाता था और लोगों से मिलके उसका लगान निर्धारित करता था, उसका काम क्या था, आमिल। लेकिन यही आमिल जो था जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी भी होता था, कहाँ का, जिसका और दूसरा नाम था अमलगुजार। कोतवाल हो गया नगर का प्रधान, सिकदार हो गया परगने का प्रमुख अधिकारी, और उसके बाद फौजदार हो गया जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, जिले का जो प्रधान फौजी अधिकारी उसका फौजदार, प्रांत सैन्य प्रधान हो गया बख्शी, प्रांत राजस्व का प्रधान होता था दीवान, सूबेदार हो गया प्रांत में शांति स्थापित करने वाला। तो इस तरह का पद था, मतलब अधिकारी। मुगल प्रशासन जो चलता था उसका अधिकारी हो गया कौन कौन, सूबेदार, दीवान, बख्शी, फौजदार, आमिल, कोतवाल, सिकदार। यही आमिल भी काम करता था ग्राम स्तर पे, क्या करता, लोगों से मिलना और टैक्स का निर्धारण करना, इसका काम भी था। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में सरकारों पर परगना के मध्य चकला नामक की एक नई इकाई स्थापित किया था। मतलब शाहजहां जब था ना, परगना था और सरकार था, उसके बीच में एक तो क्या नई लाया था, नई इकाई जिसका नाम क्या था, चकला। यानी चकला नामक नई इकाई कौन लाया था, शाहजहां। बस भूमि के विभाजन के आधार पे मुगल साम्राज्य में समस्त भूमि 3 प्रकार का, एक खालसा, जागीर भूमि, एक था सैरगुल, या इसी को बोलते हैं मदद-ए-माश। खालसा हो गया बादशाह का नियंत्रण वाला भूमि को खालसा, जागीर हो गया तनख्वाह के बदले दिए जाने वाली भूमि, और सैरगुल या मदद-ए-माश बोलिएगा तो लगानहीन भूमि, अनुदान लगानहीन भूमि जिसमें टैक्स, इसे मिल्क भी कहा जाता था। 3 तरह का भूमि हो गया ना, कौन, खालसा बादशाह के पास, जागीर हो गया वेतन के बदले, मदद-ए-माश या नहीं तो सैरगुल हो गया लगानहीन भूमि। अब शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाले पद्धति का नाम क्या था, राई, जिसको इसका उपयोग कौन किया था, अकबर। देखिए पद्धति लाया था शेरशाह और उसका उपयोग कौन किया था, अकबर। ठीक है, अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। करोड़ी नामक यानी कि पदाधिकारी का जो है नियुक्ति, अधिकारी का नियुक्ति कौन किया, अकबर। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। दाम हम लोग का क्या बोलते हैं, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का का नाम था दाम, जिसको कितना दाम वसूलना पड़ता था, 1 करोड़। ठीक है, फिर 1580 में अकबर ने दहसाला नामक की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था। मतलब दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली की कौन सा शासक हो जाएगा, अकबर। कब किया था, 1580। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि दहसाला नामक अति व्यवस्था जो था टोडरमल ने इसका सृजन किया था, इसीलिए इसका नाम ही था टोडरमल बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि 4 भागों में विभाजित था। भूमि कितना भाग में, 4 भाग में, जिसमें पोलज, पर्ती, चांचर और बंजर। पोलज, पर्ती, चांचर और बंजर। पोलज हो गया क्या, नियमित रूप से खेती होता था, ठीक है, यानी वर्ष में 2 बार। पर्ती हो गया 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होता था पर्ती। चाचर हो गया 3 या 4 वर्ष में, जैसे चाचर अगर दी हो गया क्या 4 वर्ष में होगा तो 3 वर्ष तो पर्ती रहेगा, तो उसमें पशु चढ़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम चाचर आ गया। पर्ती हो गया मतलब 1 साल करना है, 1 साल बाद फिर करना है। और फिर पोलज हो गया क्या, नियमित रूप से साल में 2 बार। और फिर एक हो गया बंजर, जहाँ पे खेती योग्य भूमि नहीं रहता था, इसमें लगान भी वसूला नहीं जाता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बंजर। लाया था दहसाला कौन, अकबर। कब लाया था, 1580 में, और बंदोबस्त व्यवस्था टोडरमल के टाइम में आया। अब 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ। पहले जो खालसा जो था भूमि बादशाह के अंतर्गत रहता था, उसमें भी क्या था, टैक्स लगा दिया। कौन लाया था, तो टोडरमल। इसमें 2 प्रकार का कर निर्धारण की व्यवस्था था, जिसका नाम क्या था, एक तखसीस, दूसरा को बोलते थे तहसील। तखसीस और तहसील। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभक्त थे, यानी कृषक जो यानी किसान जो था कितना भागों में बटा हुआ था, 3 वर्ग में। 3 वर्ग, एक था खुद कास्ट, एक पाही कास्ट, दूसरा था मुजारियन। खुद कास्ट हो गया मतलब ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वह निवासी, खुद मतलब जिस गांव में निवास रहता था उसका खुद का अपना भूमि रहता था, उसी में खेती करता था, खुद कास्ट हो गया। पाही हो गया दूसरे गाँव में जाकर कृषि करना, पाही मतलब दूसरे का जमीन रहेगा, ये बटाई
किराएदार पे होगा या नहीं तो लीज पे लेके या शुद्ध भरना दूसरे वाला गाँव में जाके। दूसरे का गांव में रहेगा। लेकिन एक था मुजारियन, खुद खास कृषि से भूमि किराए पर लेकर, मतलब जिसका खुद गाँव खास में वाला था किराए पे लेके गांव में रहेगा या दूसरा गांव में कहीं भी रहेगा किराया पे। लेकिन खुद कास्ट है तो स्पेशल गांव में ही होगी। हाँ वही हो गया मुजारियन मतलब खुद खास कृषि। जैसे देखिए हम खुद कृषि कर रहे हैं ना, आप हो गए जैसे मुजारियन खेती करना चाहते हैं, हमसे जमीन लेके आप कीजिए, तो वही हो गया मुजारियन। उसके बाद मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र था आगरा, भरतपुर का बयाना और गुजरात का सरखेज। यानी मुगल काल में नील उत्पादन होता था। मुगल काल में भी नील उत्पादन होता था कहाँ? आगरा, भरतपुर का बयाना और गुजरात का सरखेज। मतलब आगरा हो गया उत्तर प्रदेश, भरतपुर हो गया राजस्थान और यहाँ गुजरात का सरखेज हो जाएगा गुजरात। 3 राज्य में होता था। सबसे उत्तम प्रकार का नील जो है ना एक बयाना क्षेत्र, बयाना कहाँ? भरतपुर राजस्थान वाला, और सरखेज गुजरात, यहीं पे सर्वोत्तम नील का अति खेती होता था। अफीम मुख्यतः मालवा और बिहार में। अफीम कहाँ होता था? तो मालवा और बिहार। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। यानी कि ददनी प्रथा किससे संबंधित? वस्त्र उद्योग। और उसी से जो था इस व्यवस्था में जो था कारीगर जो रहता था उसको क्या करता था? अग्रिम भुगतान दिया जाता था, उसका अग्रिम वेतन दिया जाता था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र साल वृक्ष और लाहौर में तैयार होता था। उत्तम श्रेणी का जो है साल कश्मीर में, हाँ कश्मीर और वहाँ लाहौर दोनों जगह उत्तम। अच्छा। साल हो जाएगा कश्मीर और लाहौर में भी होता था। मुगल काल में सर्वाधिक रुपये ढलाई औरंगजेब के टाइम में और आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ के टाइम में। सर्वाधिक रुपये का ढलाई किसके? शाहजहाँ। और आना सिक्का कौन चलाया था? शाहजहाँ। अरे आना सिक्का शाहजहाँ, रुपया ढलाया था औरंगजेब। जहांगीर ने अपने समय में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई थी और अपना नाम प्लस नूरजहाँ का नाम उसमें लिखवाया था या अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूलने वाला व्यवस्था था। लगान वसूलने वाला 3 ठो व्यवस्था था। गल्ला बख्शी, नशक और जब्ती। जब्ती अभी हम लोग देखे लागू कौन किया था? टोडरमल, जो कि बादशाह के नियंत्रण वाला खालसा वाला भूमि पे लगाया था। तो अब गल्ला बख्शी देखते हैं। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसी को हम लोग बोलते थे क्या? गल्ला। मतलब जो फसल किसान जो अथी किया उसी से टैक्स के रूप में कुछ ले लेगा तो उसको बोलेंगे गल्ला बख्शी। नशक, इसमें बड़ी खड़ी फसल के आधार पे लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे लिया जाता था। मतलब नशक हो गया, जैसे फसल लगाए, देखा कि इस खेत में अच्छा फसल है, किसी में कम है, जिसमें कम रहेगा तो कम लगाएगा, जिसमें अच्छा उपजवार होने का अनुमान रहेगा जिसमें ज़्यादा लगा लेगा। इसी को हम लोग बोलते थे नशक। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता। जैसे आप फसल लगाइएगा उसी समय जितना भूमि रहेगा, भूमि के आधार पर फसल आपका कुछ हो डायरेक्ट जितना भूमि पर बोए उसके अनुसार से डायरेक्ट टैक्स लगा लिया। इसको बोलते थे जब्ती। सबसे बड़ा सिक्का संसद सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का बोलिएगा तो इलाही। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही और सबसे बड़ा संसद। सबसे बड़ा हो जाएगा संसद और सबसे प्रचलित हो जाएगा इलाही। अब मुगल कालीन सिक्का का भी अलग अलग नाम है, जैसे मुहर, संसद, इलाही, रहस, आत्मा, बिनसात, रुपया और जलाली। मुहर देखिए, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का मुहर बोलते थे। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का क्या हो गया? मुहर। एक तो और भी हम लोग देख लिए थे, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही भी देखे थे और मुहर भी था। उसके बाद संसद, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जिसका कितना तोला का था? 101। यानी कि संसद का कितना तोला का होता था? 101 का। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का होता था, इलाही बोलते थे, जो कि प्रचलित भी था। रहस, यह गोल एवं चौकोर मतलब चकुट्टा टाइप का दोनों तरह का सोना का सिक्का था। यह 5.5 तोले का होता है। 5.5 तोले का कौन? रहस। इलाही हो गया गोल आकार का और 101 तोले का हो गया संसद। आत्मा, 25 तोले का सोने का सिक्का को क्या बोलते हैं? आत्मा। उसके बाद बिनसात हो गया 20 तोले का। बिनसात बौ से हो गया 20, बौ से बिनसात, यानी 20 तोला का रहेगा तो बिनसात, 25 तोला का रहेगा आत्मा, 5.5 का रहेगा तो रहस और 101 का रहेगा तो संसद।
रुपया, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का को जलाई, यानी चांदी का सिक्का का दो नाम, एक रुपया और जलाली। उसके बाद दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सूखी सभी चांदी का सिक्के का नाम ही था। यानी चांदी का सिक्के का और सब भी नाम है, क्या क्या? दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सूखी। उसके बाद मुगल कालीन व्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया, यानी उसका बेस जो था चांदी का रुपया सिक्का, था, उसी चांदी से का चलता सिक्का। था उसका। और एक दस्तक व्यवसाय परमिट था, उस दस्तक व्यवसाय परमिट था। और दस्तक, हाँ ठीक है। उसके बाद हो गया क्या? दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता है। दैनिक लेन देन में ना तांबा, यानी तांबा का जो सिक्का होता था उसका नाम क्या था? दाम हो गया। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का। और उसके बाद दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया का दाम का कीमत कितना था? 40 दाम। मतलब 1 रुपया को हम लोग बोलते थे चांदी का सिक्का को रुपया, चांदी का सिक्का 1 रुपया रहेगा तो उसका कीमत अगर तांबे का 40 दाम मिलाएंगे तब क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्ण नहीं अब हम लोग देख रहे हैं मुगल सेना 4 भागों में बटा। सेना कितना भाग? 4 भाग में, जिसमें पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी, यानी 4 प्रकार का सेना, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था कौन किया था? अकबर। और इसका किसमें? सेना व्यवस्था पर पूर्णतः आधारित था, जिसको मनसब, इसको स्टार्ट कौन किया था? तो अकबर ने किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार बोलते हैं। 10 से लेके 500 तक जो रहता था उसको मनसबदार। इसमें अभी हम लोग देखे भी तो जस्ट अभी क्या मनसबदार किसको बोलेंगे? यानी कि सेना का जो प्रमुख होगा उसी को ना मनसब बोलेंगे। तो 10 से लेके 500 तक का जो प्रमुख होता था उसका नाम मनसबदार। 500 से लेके 2500 तक रहता था उमरा। और 2500 से जब अधिक रहेगा तो उसका नाम क्या हो गया? अमीर आजम। अमीर आजम 2500 से अधिक, 500 से लेके 2500 तक उसको उमरा, और उसके बाद 10 से 500 तक मनसबदार। यानी 3 तरह का हो गया सेना का प्रमुख। जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा का क्या होता था? ज्ञान होता था। जात से हो गया क्या? व्यक्ति और उसका वेतन का, प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद जो था, घुड़सवार दस्तों का संख्या का ज्ञान होता था। सवार पद से संबंधित क्या हो गया? घुड़सवार वाला, उसका संख्या का होता था ज्ञान। जैसे अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 जात की पदवी पर थे। 5000 जात की पदवी के थे। मतलब कितना थी था टोटल? 5000। देखिए 29 मनसबदार। देखिए इसमें यहाँ एकदम उस समय हम लोग किए नहीं थे, इस समय समझिए 29 ठो मनसबदार था, ठीक है। मनसबदार में टोटल संख्या कितना था जात का? 5000। जैसे अभी हम लोग देखे 10 से लेके 500 तक, इस तरह का उसको मनसबदार बोलेंगे। इसी तरह का ना, यानी 10 से लेके 500 तक टोटल संख्या कितना था? 5000। लेकिन टोटल मनसबदार की संख्या कितना? 29। यानी कि 29 को भाग लगा दीजिएगा 5000 में, टोटल निकल जाएगा मनसब की संख्या। यही था किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। अब औरंगजेब के टाइम में यही संख्या बढ़ के कितना हो गया? 79 हो गया था, ठीक है। या मतलब जात में अगर यदि निकालिएगा तो कितना बढ़ जाएगा? 5000 में 79 से भाग हो जाएगा था। हाँ नहीं, 5000 में नहीं, यानी कि इसमें 5000 में 29 से भाग दीजिएगा, तब 79 से गुना कीजिएगा, तब उसका जात का संख्या निकल जाएगा। इस तरह का, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया जात का। अब देखते हैं जहांगीर ने सवार पद को 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था में किया था। यानी कि जहांगीर ने सबसे पहले सवार पद किससे संबंधित था? घोड़ा से। सवार पद अभी जस्ट हम लोग देखे, घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता था, उसी में जहांगीर इसको 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था किया था। और सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया था? महाबत खां को। सबसे पहले इसको क्या दिया? महाबत खां को दिया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा को व्यवस्था लाया था जहांगीर, जिसमें महाबत खां को सबसे पहले पद दिया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फूट कर घुड़सवार रखते, मतलब उससे मनसबदार जो था ना, उससे अलग करके अपने पास रखता था घुड़सवार, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? आहदी कहते थे। आहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता। भद्र मतलब हो गया क्या? ज़्यादा गुस्से वाला और ज़्यादा कुशलता वाला था, ज़्यादा प्रशिक्षण मिला हुआ रहता था, भद्र कहा जाता था। उसके बाद और इसके वेतन दूसरे घुड़सवार से काफ़ी ज़्यादा होता था। यानी कि
अहदी जो होता था उस दूसरे जब घोड़सवार रहता था, घोड़सवार को हम लोग क्या बोलते थे, सवार पद, सवार घोड़सवारियों का सेना से संबंधित, और उससे बहुत ज़्यादा वेतन इसका होता था, किसका, अहदियों का। यह बहुत विश्वस्त सैन्य दल का सदस्य होता था। इनकी भर्ती स्वयं शहंशाह खुद क्या करता, मतलब अहदियों का भर्ती कौन करता था, शहंशाह क्या करता था। और इनकी हाजिरी लेने के लिए, यानी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी, मतलब अहदियों का हाजिरी लेने के लिए या अटेंडेंस बनाने के लिए कौन, अलग अधिकारी को नियुक्ति होता था। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, मतलब एक अहदी जो था 5-5 रखता था, या नहीं तो लेकिन कुछ ऐसे भी अहदी थे जिसमें एक ही घोड़े पर हिस्सेदारी रख, 2 घोड़ा रख लिया, 2 अहदी मिलके कभी ई यूज कर रहा था, कभी यूज कर रहा था, और नहीं तो एक अहदी खुद क्या करता था, अपना 5 घोड़ा रखता था, इस तरह का था। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। अहदियों का जो कर्तव्य होता था, काम जो होता था बहुत क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कर सकता था। कोई हो सकता था क्या, कारखानों का मनसबदार के रूप, फोरमैन, मुंशी हो गया, दरबार में चित्रकार के रूप में भी काम करता था। तो इसी में है, शाही कार्यालय के अंतर्गत मुंशी हो गया, दरबार के चित्रकार हो गए, और शाही कारखानों का फोरमैन इसी सैन्य दल से चुना जाता था। मतलब सैन्य दल जो खुद शहंशाह या सम्राट के पास होता था उसका क्या बोलते थे, अहदी। और उसी अहदी में से जो है, जैसे अधिकतर मुंशी वाला पद, दरबार का चित्रकार और कारखाना का फोरमैन का जो नियुक्ति होता था वही अहदियों से ही चुन के बनाया जाता था। अहदी घुड़सवार के साथ साथ उसमें और भी क्वालिटी होता था, बहुत सारा क्वालिटी, इसीलिए तो बोला बहुमुखी थी होता है, बहुमुखी होते थे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, मुगल काल का पूरा शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। इसको देख लीजिएगा अच्छा से, पूरा हम लोग डिटेलिंग भी करते। देखिए शासन व्यवस्था में अगर देखिएगा तो तीन पॉइंट मुख्य रूप से, जैसे जमीन कितना भाग में बटा हुआ था, उसके बाद सिक्का कितना प्रकार का था, और सेना कितना प्रकार का था, और एक और ऐड कर दीजिएगा तो उसका अधिकारी का पद का नाम था, बस इसी तरह का। और जो इम्पोर्टेंट सब था अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, होगा तो शेयर कर दीजिएगा अपना अपना ग्रुप में। चलिए, जय हिंद। ये मुगल का लास्ट था, मुगल काल का लास्ट वीडियो था।